आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान के एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक को समझने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है जैव विकास। हम इसे बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं। इसके बाद आपको जैव विकास से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगी। तो शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले एक बहुत सरल प्रश्न सोचिए। क्या पृथ्वी पर जीवन हमेशा से ऐसा ही था, जैसा आज दिखाई देता है? क्या मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे सभी हमेशा से अपने वर्तमान रूप में ही मौजूद थे? वैज्ञानिकों ने जब इसका अध्ययन किया तो उन्हें पता चला कि ऐसा नहीं है। पृथ्वी पर जीवन स्थिर नहीं है, बल्कि निरंतर बदलता रहा है। लाखों करोड़ों वर्षों में जीवों की संरचना, उनका व्यवहार और उनकी जीवन शैली धीरे धीरे बदलती रही है। इन्हीं क्रमिक परिवर्तनों को जैव विकास कहा जाता है। अब इसे और सरल तरीके से समझते हैं। जब वातावरण बदलता है, जैसे तापमान बदलता है, भोजन की उपलब्धता बदलती है या रहने का स्थान बदलता है, तो जीवों को जीवित रहने के लिए स्वयं को बदलना पड़ता है। ये बदलाव अचानक नहीं होते, बल्कि बहुत लंबे समय में धीरे धीरे होते हैं। और यदि ये परिवर्तन स्थायी हो जाएं, तो वे अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले इन्हीं स्थायी परिवर्तनों को हम जैव विकास कहते हैं। इस बात को उदाहरण से समझते हैं। आदि मानव का उदाहरण सबसे प्रसिद्ध है। प्रारंभिक मानव आज के मनुष्य जैसा विकसित नहीं था। उसका मस्तिष्क छोटा था, शरीर झुका हुआ था, भोजन कच्चा था और जीवन शैली भी अलग थी। समय के साथ वो सीधा चलना सीख गया। उसका मस्तिष्क अधिक विकसित हुआ, सामाजिक जीवन बना और उसने भोजन पकाना सीखा। ये सारे परिवर्तन एक दिन में नहीं हुए, बल्कि लाखों वर्षों की क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम थे। यही विकास है। एक और उदाहरण मनुष्य की पूंछ से जुड़ा है। हमारे दूरस्थ पूर्वजों में पूंछ हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे उसका उपयोग बंद हुआ, वो धीरे धीरे लुप्त हो गई। आज हमारे शरीर में केवल पूंछ की एक छोटी हड्डी बची है, जिसे कोक्सिक्स कहा जाता है। ये दिखाता है कि जिस अंग का उपयोग नहीं होता, वो धीरे धीरे समाप्त हो सकता है। अब प्रश्न आता है कि क्या विकास के प्रमाण भी हैं? हाँ, इसके कई प्रमाण हैं। पहला प्रमाण है अवशेषी अंग। ये शरीर के वे अंग होते हैं जो कभी उपयोगी थे, लेकिन अब कार्यहीन हो गए हैं। जैसे अपेंडिक्स, पूंछ की हड्डी, कान की मांसपेशियां और आंख का निमेशक पटल। ये अंग बताते हैं कि हमारे पूर्वजों में ये कार्यशील थे, लेकिन अब उनकी आवश्यकता नहीं रही। दूसरा प्रमाण है पूर्वजता। कभी कभी किसी नवजात शिशु में पूर्वजों के गुण अचानक दिखाई दे जाते हैं, जैसे शरीर पर अत्यधिक बाल या दुर्लभ मामलों में पूंछ जैसी संरचना। इसका अर्थ है कि पुराने लक्षण पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं, बल्कि छिपे हुए रूप में मौजूद रहते हैं। अब हम जैव विकास के सिद्धांतों की बात करते हैं। वैज्ञानिकों ने विकास को समझाने के लिए अलग अलग सिद्धांत दिए, जैसे लैमार्कवाद, डार्विनवाद, नव डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद। इनमें सबसे प्रारंभिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्धांत है लैमार्कवाद। ये सिद्धांत फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने प्रस्तुत किया। उनका मुख्य विचार था कि जीव अपने जीवन काल में जो लक्षण प्राप्त करते हैं, वे उनकी संतानों में स्थानांतरित हो जाते हैं। इसे उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहा जाता है। लैमार्क के अनुसार वातावरण जीवों को सीधे प्रभावित करता है। जब वातावरण बदलता है, तो जीव अपने शरीर और व्यवहार को उसके अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं। यदि किसी अंग का बार बार उपयोग किया जाए, तो वो अधिक विकसित हो जाता है, और यदि किसी अंग का उपयोग बंद हो जाए, तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जीवन काल में प्राप्त ये परिवर्तन संतानों में चले जाते हैं। इसे उदाहरणों से समझना सबसे आसान है। जिराफ का उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है। लैमार्क के अनुसार पहले जिराफ की गर्दन छोटी थी। जब जमीन की घास कम हो गई, तो उन्हें ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने के लिए गर्दन ऊपर खींचनी पड़ी। लगातार ऐसा करने से गर्दन लंबी होती गई और ये गुण अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो गया। इसी प्रकार सांप के बारे में माना गया कि उसके पूर्वजों के पैर थे, लेकिन बिलों और झाड़ियों में घुसने में पैर बाधा बने। इसलिए उनका उपयोग कम हुआ और धीरे धीरे पैर लुप्त हो गए। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत की जांच की और पाया कि ये पूरी तरह सही नहीं है। सबसे पहली आलोचना ये थी कि जीवन में अर्जित हर गुण संतानों में नहीं जाता। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति कसरत करके अपना शरीर मजबूत बना ले, तो उसका बच्चा जन्म से मजबूत नहीं होगा। उसे भी खुद मेहनत करनी पड़ेगी।
इसी तरह यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना में आंख चली जाए तो उसकी संतान अंधी पैदा नहीं होगी। भारत में सदियों से कान छिदवाने की परंपरा है, लेकिन बच्चे जन्म से छिदे कानों के साथ पैदा नहीं होते। इससे स्पष्ट है कि शरीर में हुए परिवर्तन संतानों में नहीं जाते। इस सिद्धांत की सबसे बड़ी वैज्ञानिक जांच जर्मन वैज्ञानिक ऑगस्ट वाइजमैन ने की। उन्होंने चूहों पर एक प्रयोग किया। उन्होंने चूहों की पूंछ काटी और उन्हें प्रजनन करने दिया। नई पीढ़ी के चूहों की भी पूंछ काटी गई। ये प्रयोग कई पीढ़ियों तक चलता रहा, लेकिन परिणाम ये निकला कि हर पीढ़ी में चूहे पूंछ के साथ ही पैदा हुए। एक भी चूहा बिना पूंछ के पैदा नहीं हुआ। इससे निष्कर्ष निकला कि शरीर के परिवर्तन वंशानुगत नहीं होते। एक और आलोचना ये थी कि उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत हर जगह लागू नहीं होता। उदाहरण के लिए, सांप की आंखें अब भी मौजूद हैं, जबकि उनका उपयोग बहुत कम होता है। शुतुरमुर्ग के पंख हैं, लेकिन वो उड़ नहीं सकता। यदि अनुपयोग से अंग समाप्त होता तो ये अंग पूरी तरह गायब हो जाते। लैमार्क के समय आनुवंशिकी का ज्ञान भी नहीं था। उस समय जीन और डीएनए के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं थी। बाद में वैज्ञानिकों ने पाया कि वंशागति जीन के माध्यम से होती है, न कि केवल शरीर के परिवर्तनों से। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि लैमार्क पूरी तरह गलत नहीं थे। इसलिए लैमार्कवाद का एक संशोधित रूप सामने आया, जिसे नव लैमार्कवाद कहा गया। नव लैमार्कवाद के अनुसार वातावरण जीवों को प्रभावित करता है, लेकिन परिवर्तन तभी वंशानुगत बनता है जब वो जीन स्तर पर स्थायी हो जाए। इसे उदाहरणों से समझते हैं। अंधेरी गुफाओं में रहने वाली मछलियां पीढ़ी दर पीढ़ी अंधेरे में रहने के कारण अपनी आंखें खो देती हैं या उनकी आंखें अविकसित हो जाती हैं। ये परिवर्तन स्थायी हो जाता है। इसी प्रकार बैक्टीरिया जब बार बार एंटीबायोटिक के संपर्क में आते हैं तो उनमें प्रतिरोध विकसित हो जाता है। ये गुण अगली पीढ़ियों में चला जाता है। इसी तरह रेगिस्तान में रहने वाले कैक्टस जैसे पौधे पानी बचाने के लिए अपनी पत्तियों को कांटों में बदल लेते हैं। ये अनुकूलन पीढ़ियों तक बना रहता है। इस प्रकार लैमार्कवाद और नव लैमार्कवाद में मुख्य अंतर ये है कि लैमार्कवाद के अनुसार हर अर्जित गुण संतानों में चला जाता है, जबकि नव लैमार्कवाद के अनुसार केवल वही परिवर्तन वंशानुगत होता है जो जीन स्तर पर स्थायी हो जाए। अभी तक जितना पढ़ा है, अब जरा उसका रिवीजन कर लेते हैं। जैव विकास जीवन में होने वाले क्रमिक परिवर्तन है। अवशेषी अंग और पूर्वजता इसके प्रमाण है। लैमार्कवाद ने बताया कि अंगों के उपयोग और अनुपयोग से परिवर्तन होते हैं और अर्जित गुण संतानों में जाते हैं। बाद में प्रयोगों ने दिखाया कि यह सिद्धांत पूरी तरह सही नहीं था, लेकिन इसने विकास की वैज्ञानिक सोच की नींव रखी और आगे चलकर नव लैमार्कवाद तथा अन्य सिद्धांतों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। अब जब भी आप किसी जीव की संरचना देखें तो ये जरूर सोचें कि ये ऐसा क्यों है, इसका इतिहास क्या है। यही सोच ही आपको वास्तविक जीव विज्ञान की गहराई तक ले जाएगी। यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण की शुरुआत है। अब तक हमने लामार्कवाद को विस्तार से समझा था। अब उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करेंगे डार्विनवाद और नव डार्विनवाद की, यानी विकासवाद की उस धारा की जिसने जीवों की उत्पत्ति को समझने का तरीका ही बदल दिया। चार्ल्स डार्विन ने लगभग 5 साल तक समुद्री यात्रा की और लगभग 20 वर्षों तक प्रकृति का गहराई से अध्ययन किया। इसके बाद 1859 में उन्होंने अपना प्रसिद्ध सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे हम प्राकृतिक चयन का सिद्धांत या डार्विनवाद कहते हैं। डार्विन ने अपने सिद्धांत को कुछ मुख्य बिंदुओं में समझाया। अब हम इन्हें एक एक करके सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। डार्विन के अनुसार हर जीव में संतान उत्पन्न करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। उदाहरण के लिए, एक मादा एस्कैरिस अपने जीवन में करोड़ों अंडे देती है। एक पौधा हजारों बीज पैदा करता है, लेकिन प्रकृति में सभी अंडे, सभी बीज या सभी संतानें जीवित नहीं रह पाती। यदि सभी जीवित रह जाएं, तो पृथ्वी पर जगह ही कम पड़ जाए। इसलिए प्रकृति एक संतुलन बनाए रखती है और केवल कुछ ही जीव वयस्क अवस्था तक पहुंच पाते हैं। यहीं से शुरू होता है दूसरा सिद्धांत, जिसे कहा जाता है जीवन संघर्ष। हर जीव को जन्म से ही संघर्ष करना पड़ता है, भोजन के लिए, रहने की जगह के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए। डार्विन ने जीवन संघर्ष को 3 भागों में बांटा। पहला सजातीय संघर्ष, यानी एक ही जाति के जीवों के बीच संघर्ष, जैसे एक ही मां के बच्चों में भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा। दूसरा अंतरजातीय संघर्ष,
यानी अलग अलग जातियों के बीच संघर्ष, जैसे छोटी मछली का बड़ी मछली से बचना या हिरण का शेर से बचकर भागना। तीसरा, वातावरणीय संघर्ष, यानी प्रकृति से संघर्ष, जैसे सर्दी, गर्मी, सूखा, बाढ़, तूफान। अब इस संघर्ष में हर जीव सफल नहीं होता। यहीं आता है तीसरा सिद्धांत, योग्यतम की उत्तरजीविता। इसका अर्थ है जीवन संघर्ष में वही जीव बचते हैं जो अपने वातावरण के अनुसार सबसे अधिक अनुकूल होते हैं। प्रकृति उन्हीं का चयन करती है। इसी प्रक्रिया को प्राकृतिक चयन कहते हैं। उदाहरण के लिए जिराफ को ही देख लीजिए। डार्विन के अनुसार पहले लंबी और छोटी दोनों गर्दन वाले जिराफ होते थे। जब घास कम होने लगी तो छोटी गर्दन वाले जिराफ पेड़ों की ऊंची पत्तियां नहीं खा पाए, वे धीरे धीरे नष्ट हो गए, जबकि लंबी गर्दन वाले जिराफ जीवित रहे और वही आगे की पीढ़ियों के पूर्वज बने। अब सवाल आता है कि किसी में लंबी गर्दन और किसी में छोटी गर्दन, ये अंतर आया कहां से? यहीं आता है चौथा सिद्धांत, विभिन्नताएं। प्रकृति में कोई भी दो जीव बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। यहां तक कि जुड़वा बच्चों में भी कुछ अंतर जरूर होता है। हर प्रजाति में अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं। किसी की गति तेज होती है, किसी की दृष्टि अच्छी होती है, किसी की सहन शक्ति अधिक होती है। ये छोटी छोटी विभिन्नताएं जीवन संघर्ष में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देती हैं। अब पांचवा सिद्धांत आता है अनुकूलन। जो जीव अपने वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं वे जीवित रहते हैं, और जो ऐसा नहीं कर पाते वे धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए रेगिस्तान के पौधों को देखिए। उनकी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं ताकि पानी की हानि कम हो। इसी तरह ऊंट के शरीर में पानी को लंबे समय तक संभाल कर रखने की क्षमता होती है। ये सब अनुकूलन के उदाहरण हैं। और जो जीव अनुकूलन नहीं कर पाए वे पृथ्वी से समाप्त हो गए, जैसे डायनासोर, जो वातावरणीय परिवर्तन के अनुसार खुद को ढाल नहीं पाए। अब आता है छठा और अंतिम सिद्धांत, नई जातियों की उत्पत्ति। जो विभिन्नताएं और अनुकूलन जीवों में आते हैं वे पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। धीरे धीरे ये परिवर्तन इतने अधिक हो जाते हैं कि नई जातियां बन जाती हैं जो अपने पूर्वजों से बिल्कुल अलग होती हैं। इसी प्रक्रिया से समय के साथ साथ पृथ्वी पर नई नई प्रजातियों का निर्माण होता रहा। अब बात करते हैं डार्विनवाद की आलोचना की। हालांकि डार्विन का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण था, फिर भी उसमें कुछ कमियां पाई गईं। सबसे बड़ी कमी ये थी कि डार्विन ने विभिन्नताओं की उत्पत्ति का कारण स्पष्ट नहीं किया। उन्होंने बताया कि विभिन्नताएं होती हैं, लेकिन वे क्यों होती हैं ये नहीं समझा पाए। दूसरी बात, उन्होंने उत्परिवर्तन यानी जीन्स में अचानक होने वाले बदलावों का उल्लेख नहीं किया। तीसरी बात, उन्होंने अवशेषी अंगों की उपस्थिति को ठीक से नहीं समझाया। इन कमियों को दूर करने के लिए बाद में वैज्ञानिकों ने डार्विन के सिद्धांत में संशोधन किया और इसी संशोधित रूप को कहा गया नव डार्विनवाद। नव डार्विनवाद को कई वैज्ञानिकों ने मिलकर विकसित किया, जैसे जूलियन हक्सले, हैल्डेन और अन्य आनुवांशिकीविद। नव डार्विनवाद के अनुसार नई प्रजातियों के निर्माण में केवल प्राकृतिक चयन ही नहीं बल्कि कई अन्य कारक भी काम करते हैं। सबसे पहला कारक है विविधता। हर जीव में कुछ न कुछ अंतर होता है और यही अंतर विकास का आधार बनता है। दूसरा कारक है उत्परिवर्तन। जब जीन्स में अचानक परिवर्तन होता है तो नई विशेषताएं उत्पन्न होती हैं और यही नई विशेषताएं विकास का कच्चा माल बनती हैं। तीसरा कारक है प्राकृतिक चयन। प्रकृति उन्हीं जीवों को आगे बढ़ने का मौका देती है जो सबसे अधिक अनुकूल होते हैं। चौथा कारक है पृथक्करण। जब एक ही जाति के जीव अलग अलग स्थानों पर अलग थलग हो जाते हैं तो समय के साथ उनमें इतने अंतर आ जाते हैं कि वे नई प्रजाति बन जाते हैं। इसी तरह उत्परिवर्तन, विभिन्नताएं, प्राकृतिक चयन और पृथक्करण, ये सभी मिलकर नई जातियों का निर्माण करते हैं। यही आधुनिक विकासवाद का आधार है, जिसे हम नव डार्विनवाद कहते हैं। तो साथियों, यदि परीक्षा की दृष्टि से याद रखें तो डार्विनवाद में जिराफ और डायनासोर के उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण हैं और नव डार्विनवाद में उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन और पृथक्करण, इन तीन शब्दों को विशेष रूप से याद रखना चाहिए। अब आगे हम विकासवाद से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण सिद्धांतों और उदाहरणों को समझेंगे।
अब तक हम विकासवाद के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत समझ चुके हैं। पहला था लैमार्कवाद और दूसरा था डार्विनवाद। लैमार्क ने कहा कि जीव अपने जीवन काल में जो लक्षण अर्जित करते हैं वे संतानों में चले जाते हैं। डार्विन ने कहा कि प्रकृति पहले से मौजूद भिन्नताओं में से योग्य जीवों को चुनती है और यही प्राकृतिक चयन विकास का कारण बनता है। लेकिन विज्ञान यही नहीं रुका। वैज्ञानिकों के मन में एक नया प्रश्न उठा। डार्विन ने ये तो बता दिया कि योग्य जीव जीवित रहते हैं, लेकिन ये योग्यताएं आती कहां से हैं? इन भिन्नताओं का स्रोत क्या है? इसी प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास किया वनस्पति वैज्ञानिक ह्यूगो डी व्रीस ने। उन्होंने एक पौधे पर प्रयोग किए। इस पौधे का नाम था इवनिंग प्रिमरोज। जब उन्होंने इस पौधे की कई पीढ़ियों का अध्ययन किया तो उन्होंने एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात देखी। कुछ संतानों में ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे थे जो मूल पौधे में बिल्कुल नहीं थे, और ये बदलाव धीरे धीरे नहीं आए थे, बल्कि अचानक एक ही पीढ़ी में दिखाई दिए थे। यहीं से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जीवों में कभी-कभी अचानक वंशागत परिवर्तन होते हैं और यही परिवर्तन नई जातियों के निर्माण का कारण बन सकते हैं। इसी सिद्धांत को कहा गया उत्परिवर्तनवाद। अब सबसे पहले समझते हैं उत्परिवर्तन होता क्या है। सरल शब्दों में जीवों के लक्षणों में अचानक होने वाली वंशागत भिन्नता को उत्परिवर्तन कहते हैं। यानी जब किसी जीव के जीन में अचानक परिवर्तन हो जाए और वो परिवर्तन अगली पीढ़ियों में भी दिखाई दे तो उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। हर परिवर्तन उत्परिवर्तन नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति व्यायाम करके अपने शरीर को मजबूत बना ले तो ये परिवर्तन है, लेकिन ये उत्परिवर्तन नहीं है, क्योंकि ये परिवर्तन केवल शरीर में हुआ है, जीन में नहीं, और ये उसकी संतानों में नहीं जाएगा। लेकिन यदि जीन में परिवर्तन हो जाए और वही गुण संतानों में भी दिखाई दे तो वो उत्परिवर्तन कहलाता है। अब डी व्रीस के प्रयोग को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। उन्होंने देखा कि मूल इवनिंग प्रिमरोज पौधे में 14 गुणसूत्र थे, लेकिन कुछ नई संतानों में गुणसूत्रों की संख्या बदल गई थी। किसी में 15, किसी में 16, किसी में 20 और किसी में 22 तक। गुणसूत्रों में इस बदलाव के कारण नई जातियां बन गई जो मूल पौधे से बिल्कुल अलग थी। इससे डी व्रीस ने कहा कि विकास हमेशा धीरे धीरे नहीं होता, कभी कभी अचानक भी हो सकता है, और ये अचानक होने वाला परिवर्तन ही नई जातियों का कारण बनता है। अब उत्परिवर्तन की मुख्य विशेषताएं समझते हैं। पहली बात, उत्परिवर्तन अचानक होते हैं, ये धीरे धीरे नहीं आते। दूसरी बात, ये वंशागत होते हैं, यानी संतानों में चले जाते हैं। तीसरी बात, ये अनिश्चित होते हैं, कब होंगे, कहां होंगे, ये पहले से तय नहीं होता। चौथी बात, इनका परिणाम अलग अलग हो सकता है। कुछ उत्परिवर्तन लाभकारी होते हैं, कुछ हानिकारक, और कुछ का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। उदाहरण के लिए, यदि किसी कीट का रंग वातावरण जैसा हो जाए तो वो शिकारी से बच सकता है, ये लाभकारी उत्परिवर्तन होगा। लेकिन यदि उत्परिवर्तन के कारण उसके पंख काम करना बंद कर दें तो वो उड़ नहीं पाएगा, ये हानिकारक उत्परिवर्तन होगा। अब डी व्रीस ने डार्विन के सिद्धांत से एक महत्वपूर्ण असहमति भी जताई। डार्विन का मानना था कि विकास छोटी छोटी भिन्नताओं के संचय से होता है, जो कई पीढ़ियों में धीरे धीरे जमा होती हैं। लेकिन डी व्रीस ने कहा कि नई जातियों का निर्माण अचानक उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों से होता है, न कि केवल सूक्ष्म भिन्नताओं से। उन्होंने ये भी कहा कि प्राकृतिक चयन का आधार भी उत्परिवर्तन ही है, यानी पहले उत्परिवर्तन होगा तभी तो चयन के लिए भिन्नता मिलेगी। अब यदि हम इन तीनों प्रमुख सिद्धांतों को एक साथ देखें तो विकास की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो जाती है। लैमार्कवाद ने कहा कि वातावरण जीवों को प्रभावित करता है, अंगों का उपयोग और अनुपयोग उनके विकास या लुप्त होने का कारण बनता है, और अर्जित लक्षण संतानों में चले जाते हैं। डार्विन ने कहा कि जीवों में भिन्नताएं होती हैं, जीवन में संघर्ष होता है, और प्राकृतिक चयन के माध्यम से योग्यतम जीव ही जीवित रहते हैं। नव डार्विनवाद ने इन दोनों विचारों को जोड़ा। इसमें आनुवंशिकी और उत्परिवर्तन को शामिल किया। इसने बताया कि विकास कई कारकों के मेल से होता है, जैसे उत्परिवर्तन, भिन्नताएं, प्राकृतिक चयन और पृथक्करण। और उत्परिवर्तनवाद ने एक और बात स्पष्ट की, नई प्रजातियों के निर्माण में जीन संबंधी अचानक बदलाव भी महत्वपूर्ण होते हैं।
इस प्रकार विकास की पूरी कहानी किसी एक सिद्धांत से स्पष्ट नहीं होती, बल्कि अलग-अलग वैज्ञानिकों के विचारों ने मिलकर आधुनिक समझ को जन्म दिया है। लेमार्क ने परिवर्तन की दिशा दिखाई, डार्विन ने प्राकृतिक चयन की शक्ति समझाई, नव डार्विनवाद ने आनुवंशिकी को जोड़ा और डी व्रीस ने उत्परिवर्तन की भूमिका स्पष्ट की। इसलिए आधुनिक विकासवाद इन सभी सिद्धांतों का मिला-जुला रूप है। अब यदि परीक्षा की दृष्टि से देखें तो कुछ प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया? इसका उत्तर होगा लेमार्क। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? इसका उत्तर होगा चार्ल्स डार्विन। और उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया? इसका उत्तर होगा ह्यूगो डी व्रीस। इस प्रकार अब विकास की पूरी कड़ी पूरी हो जाती है, लेमार्कवाद से शुरू होकर डार्विनवाद, नव डार्विनवाद और अंत में उत्परिवर्तनवाद तक। यदि एक वाक्य में याद रखना हो तो ऐसे याद रखिए, उत्परिवर्तन भिन्नता पैदा करता है और प्राकृतिक चयन योग्य को चुनता है, और यही प्रक्रिया नई जातियों का निर्माण करती है। इस प्रकार डार्विनवाद के बाद उत्परिवर्तनवाद ने विकास की प्रक्रिया को समझने में एक नया वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। यही कारण है कि आधुनिक विकासवाद में उत्परिवर्तन को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है और यहीं से आधुनिक विकासवाद की नींव मजबूत हुई।